हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और उसके बाद देखा था कि मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बीच का डिफरेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जो दो टाइप्स होते हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो हमने देखा था। फिर हमने वो मेजर डाउट डिस्कशन किया था जो जनरली बच्चों को चैप्टर ख़त्म होने के बाद भी रह जाता है कि यार ये वोलेटाइक सेल क्या होता है, डेनाइल सेल क्या होता है, जबकि और कुछ नहीं, एक ही सेल के एनोनीम्स हैं। फिर हमने दोनों सेल के बीच का डिफरेंस देखा था। उसके बाद हमने पढ़ा था एन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल, जिसमें हमने देखा था एनोड कौन सा होता है, कैथोड कौन सा होता है, उसमें सॉल्यूशंस कैसे लिए जाते हैं, उन सॉल्यूशंस में एनोड पे रिएक्शन कैसे होता है, सॉल्यूशंस में रिएक्शन कैसे होता है, प्रेसिपिटेशन किसका होता है। फिर हमने ये भी देखा था कि इससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। और लास्टली जो मेजर पार्ट था वो था कि ये जो यूट्यूब टाइप का जो स्ट्रक्चर है जिसे हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था सॉल्ट ब्रिज के मेजर फंक्शंस और क्या क्या है वो कंडीशंस जो किसी भी सॉल्ट को सेटिस्फाई करने चाहिए ताकि वो हमारे जो यूट्यूब टाइप के जो चैनल था, क्या था यूट्यूब टाइप का चैनल, ट्रायोस पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे, यूट्यूब टाइप का जो पैसेज था जिसे हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, उसके अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है उससे उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिसके लिए वो हम सूटेबली यूज़ कर सके उसे सॉल्ट ब्रिज के अंदर। ठीक है। फिर हमने देखा था हाफ सेल जो होते हैं, हाफ सेल वो उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले स्पॉन्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल। स्पॉन्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम डेल्टा जी यानी गिब्स एनर्जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। गिब्स एनर्जी इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे इंथैल्पी चेंज और बहुत सारे के सारे थर्मोडायनेमिक फैक्टर आते ही है। तो उसमें जो यहाँ पे मेजर फंक्शन आता है वो है गिब्स एनर्जी का फंक्शन। तो ये जो है बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, ये जेई और नीट के एक्सक्लूसिव सिलेबस में है जिस पे क्वेश्चंस डायरेक्ट बहुत बार आते हैं और बहुत बार इनडायरेक्टली भी आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ये गिब्स एनर्जी का फंक्शन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैसे होता है, डेल्टा जी हम कैसे निकालते हैं और डेल्टा जी के वैल्यू को यूज़ करके हम कैसे दो रिएक्शंस अगर हमारे पास गिवन है तो उससे तीसरी रिएक्शन की रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल, और यहाँ पे ये जो स्पॉन्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल, स्पॉन्टेनिटी इसका मतलब होता है कि स्पॉन्टेनिटी मतलब कि कोई भी पोटेंशियल जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। हमने देखा था कि दो हाफ सेल के बीच में स्पॉन्टेनिटी पोटेंशियल जो है डेवलप होता है, उसके लिए हमारे पास मेजर फैक्टर क्या है कि ये जो रिएक्शंस है वो फिजिबल होनी चाहिए। अगर वो जितनी ज़्यादा फिजिबल होंगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और उतना ही ज़्यादा लंबा सेल चलेगा। तो जो डेल्टा जी है उसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी सबसे पहली बात तो लेस देन जीरो होना चाहिए, यानी कि डेल्टा हम जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए उसका जो गिब्स एनर्जी है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका एकमात्र फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे नॉट का जो साइन है वो हम इसलिए लगाते हैं, ये डिनोट करता है हमारा स्टैंडर्ड कंडीशंस को। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होते हैं, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस होते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और एक पार्टिकुलर प्रेशर को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इनकी वैल्यूज़ होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है जिसे हम एसटीपी बोलते हैं वो होता है 273 केल्विन या फिर हम 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। एक्चुअली में ये पूरा 273 केल्विन नहीं होता, ये होता है 273.15, बट अप्रॉक्सीमेटली हम इसे 273 केल्विन यूज़ करते हैं। और प्रेशर होता है 1 atm जो 760 mmHg के बराबर होता है। जिस तरह स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है उसी तरह नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर रिएक्शंस के लिए होता है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी कि जो नॉर्मली हम प्रेशर और टेम्परेचर फेस करते हैं अपने डेली लाइफ में उससे रिलेटेड होता है। तो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 293 केल्विन यानी 20 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है, जो एक्चुअली में 293.15 केल्विन होता है, बट अप्रॉक्सीमेटली इसे 293 हम यूज़ करते हैं। और प्रेशर होता है 1 atm यानी 760 mmHg। तो अगर हमें स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालना है यानी डेल्टा जी नॉट निकालना है तो हमें यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू जो है, ई जो है ईएमएफ की वैल्यू, उसे भी हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और कंडीशंस में ही फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास ई का जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड कंडीशंस पे है तब जो ये गिब्स एनर्जी आएगा वो स्टैंडर्ड कंडीशंस का गिब्स एनर्जी ही आएगा। अगर हम इसे लिख दें डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल,
इसका मतलब क्या है कि डेल्टा जी जो है यहाँ पे गिब्स एनर्जी जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में नहीं है, कोई भी रैंडमली सिलेक्टेड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हो सकती है। तो दिस इज द ओनली फार्मूला। ई सेल क्या होता है, ईएमएफ ऑफ एनी रैंडम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर ई सेल की बात करें, और ई नॉट सेल की बात करें तो ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेट इज ये अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ईएमएफ को मेजर करें तो वो जो ईएमएफ आएगा उसे हम कहेंगे ई नॉट सेल, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशंस पे ईएमएफ मेजर नहीं करते तो उस समय जो ईएमएफ आएगा उसे हम सिर्फ ई सेल के नाम से कहेंगे। फिर आता है डेल्टा जी नॉट, जो हम जानते हैं गिब्स एनर्जी चेंज है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। एन है एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, जिसे हम टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज भी कह सकते हैं। आप जानते होंगे, आपने रेडॉक्स रिएक्शन जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि एन फैक्टर जो होता है वो वैलेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास Ag प्लस से Ag बन रहा है किसी रिएक्शन में, तो यहाँ पे जो इसका वैलेंसी चेंज कितना का हो रहा है, +1 से 0 में हो रहा है, तो चेंज कितना का हुआ 1, तो इसका एन फैक्टर हो गया 1। SO4 2 माइनस और SO2 में आप देखिए सल्फर का जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6 है, और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। ये क्या हुआ, +6 से +4 में चला गया, तो चेंज कितना का हुआ 2 का, तो n इसका वैल्यू हो गया 2। MnO4 2 माइनस और MnO4 माइनस में चेंज हो रहा है, तो MnO4 2 माइनस का यहाँ पे वैलेंसी कितना है, +6 है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका वैलेंसी कितना है, +7 है। तो यहाँ पे चेंज कितना का आ रहा है, 6 से 7, चेंज कितना का है 1, तो इसका n वैल्यू हो गया 1। इसी तरह अगर हम किसी भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जैसे कि NaCl, KCl, HCl, NaOH की बात करें तो उसमें जो हम जानते हैं ये पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं, तो इनका जो n फैक्टर होगा वो इनके नॉर्मल चार्ज पर डिपेंड करेगा। जैसे NaCl का यहाँ पे Na का वैलेंसी कितना है, +1, Cl का क्या है, +1 -1 है एक्चुअली, लेकिन हम इसका मैग्नीट्यूड अगर ले तो 1 ही होगा, तो इन सब का जो n फैक्टर है वो 1 हो गया। सो दिस इज n फैक्टर। एंड f यहाँ पे हमारे पास फेरेडेस कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 96500 कूलम पर मोल। एक्चुअली 96500 नहीं होता है, ये राउंड ऑफ किया हुआ वैल्यू है। 96500 हम हमेशा यूज़ करेंगे अनटिल इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। और हम जानते हैं फेरेडेस कांस्टेंट जो 96500 कूलम पर मोल है वो एक्चुअली होता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर हम एवोगाड्रो नंबर को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करें, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 96500 आएगा, ठीक है, जिसे हम फेरेडेस कांस्टेंट कहते हैं। तो चलिए, दिस वाज द ऑल अबाउट गिब्स एनर्जी एंड इट्स फंक्शन। अब हम आते हैं इस पे क्वेश्चंस पे। तो हमारे सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड डेल्टा जी फॉर ए गैल्वेनिक सेल जिसका रिएक्शन दिया हुआ Zn से Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर एक जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 रिएक्शन दिए गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक रिएक्शन जो है हमारा कैथोड पे हो रहा होगा और एक एनोड पे हो रहा होगा। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो देखिए Zn का Zn2+ में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब एनोड पे क्या हो रहा होगा, Zn से Zn2+ और +2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड में हो रहा होगा ये वाला रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अगर हम दोनों रिएक्शन को मिला दें तो इनका जो ओवरऑल रिएक्शन है आप देख सकते हैं कि ये हो रहा है, जिंक प्लस Cu2+ हो रहा है, जो रिएक्शन होने के बाद Zn2+ और Cu बन रहा है। इन दोनों का हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। जिंक 2+ से जिंक में जाएगा तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.76 है, और इनॉट रिडक्शन ऑफ Cu2+ से Cu अगर जा रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है। ये जो वैल्यूज़ है ये डायरेक्ट NCERT के टेबल से ली गई है, जो मैंने आपको कल लेक्चर में दिखाया था। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो E0 वैल्यू दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो E0 सेल हमारे पास आएगा, E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि E0 सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, E0 कैथोड क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ दिए गए वो स्टैंडर्ड कंडीशन में नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, तो हमारा जो ई सेल भी आएगा वो क्या आएगा, E0 सेल ही आएगा। तो हम अगर हम इस पर वैल्यूज़ बैठा दें तो वो क्या होगा, 0.34 माइनस ऑफ -0.76 जो आता है 1.1 वोल्ट। दोनों की यूनिट्स जो है, सबकी यूनिट्स वोल्ट होती है। अब हम जानते हैं डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है डेल्टा जी का फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -NF E0 सेल। तो अब हमारे पास n फैक्टर यहाँ पे कितना है, आप देख सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है ओवरऑल नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना का हो रहा है 2। तो यहाँ पे हमारा n वैल्यू जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, तो -2 इंटू f क्या है 96500 इंटू E0 सेल हमारे पास कितना है 1.1 वोल्ट।
तो ये आ गया हमारा डेल्टा जी का वैल्यू। सो हाउ वाज इट, आसान क्वेश्चन था ना। और यही क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभार, बहुत रेयरली होता है कि डायरेक्ट पूछते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको बनाइएगा ज़रूर। सेम क्वेश्चन है, बस खाली उसमें जो एलिमेंट्स है वो थोड़े से चेंज है, और इसका आंसर 3.1 वोल्ट आएगा। अगर आप कोशिश कीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से ज़रूर हमसे 1-to-1 इंटरेक्शन के ज़रिए पूछ सकते हैं। हमने वहाँ पे सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट के शीट्स वगैरह सब कुछ अपलोड करके रखी है, सब कुछ फ्री में भाई, 1.5 लाख रुपए का मटेरियल, ठीक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर मैंने आपको कहा कि जैसा कि ये सब क्वेश्चंस जनरली बहुत रेयर चांस है कि डायरेक्ट एग्जामिनेशंस में आएंगे, तो भाई क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो चलिए देखते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ़ ई नॉट रिडक्शन ऑफ A2 प्लस से ए जो है कोई भी रैंडम हमारे पास एलिमेंट लिया गया है, ठीक है, कोई होगा रैंडम एलिमेंट, हमें क्या उससे, ठीक है। तो ई नॉट ऑफ A2 प्लस से ए दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए दिया हुआ है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस -0.4, और 2 प्लस से A प्लस में जाने का इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है -0.2। अब हमें फाइंड करना है ई नॉट रिडक्शन ऑफ A प्लस से ए। देखिए +2 से 0 का दिया हुआ है, +2 से 1 का दिया हुआ है, अब हमें क्या बोल रहा है, +1 से 0 का निकालना है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास दिया गया ई नॉट सेल फॉर दिस रिएक्शन। अगर हमारे पास ई नॉट सेल निकालना है, यानी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड निकालना है, ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड, मतलब जिसका इसमें ए प्लस का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो हम जानते हैं ए प्लस से ए, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल हम इससे निकाल लेंगे फर्स्ट नंबर से, और ए प्लस से ए प्लस 2 में ए प्लस से ए प्लस 2, यानी कि इसका जस्ट उल्टा, यानी कि 0.2 हमारे पास गिवन होगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स से कि जो गिब्स एनर्जी होती है वो सीधी हम ऐड कर सकते हैं रिएक्शन वाइज। तो हम जानते हैं अगर हमें A+2 बनाना है तो A से पहले A+ बनेगा, फिर A+ से A+2 बनेगा, सीधा A से A+2 तो नहीं ना बन जाएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन जो A से A+ होगा उसकी गिब्स एनर्जी को जो चेंज होगी उसे हम डेल्टा G1 कहेंगे, और A+ से A+2 जो है उसे हम कहेंगे डेल्टा G2 कंसिडर करें, और फिर A से सीधा A+2 की जो फाइनल गिब्स एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे डेल्टा G3। तो हम जानते हैं कि गिब्स एनर्जी जैसा कि एडिशन फंक्शन को फॉलो करता है, तो डेल्टा G3 इक्वल्स टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा G का फॉर्मूला क्या था, -NF ई नॉट सेल फॉर 3, ठीक है। अब हम यहाँ से अगर फॉर्मूला बैठा दे तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है डेल्टा G3 इक्वल्स टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 पे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे -n जो है कॉमन आ रहा है, तो उसे हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। फिर F भी कॉमन आ रहा है, तो F भी हम क्या करेंगे, काट देंगे। अब बचा माइनस साइन भी इनफैक्ट कट जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास फाइनली क्या आ जा रहा है, ई नॉट सेल 3 इक्वल्स टू ई नॉट सेल 1 प्लस ई नॉट सेल 2। नहीं, गलत है भाई, गलत है। आपने एक चीज़ छोड़ दिया, मैंने क्या किया था, n क्या होता है, n होता है टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो यहाँ पे देखिए आप दोनों फर्स्ट रिएक्शन में अगर देखें तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 1 का, फिर सेकंड वाले में भी 1 का हो रहा है, लेकिन जो थर्ड वाला है उसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो n वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट होंगे, तो जो यहाँ पे n1 होगा और यहाँ पे n2 होगा और यहाँ पे n3 होगा, और ये कटेंगे नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा n1 n2 और n3, सॉरी n3 n1 और n2 हो जाएगा, ठीक है, n3 n1 और n2। तो हम जानते हैं n3 यानी कि जो टोटल A से A+2 में n3 का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, और इसी तरह n1 और n2 दोनों के वैल्यू क्या होंगे, 1 होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास n के वैल्यूज आ गए 3, 1 और 1। अब हमें मल्टीप्लाई करना है ई नॉट सेल। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमसे क्वेश्चन में कहा गया था A प्लस से A का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, यानी अगर हम A से A प्लस का निकाल दे तो उसे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा A+2A। तो हमें क्या निकालना है, A से A प्लस के लिए ई नॉट सेल निकालना है, और A+2 से A और A+2 से A+ की वैल्यू हमारे पास -0.4 और -0.2 दी हुई है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर हमारे पास A+2 से A है तो अगर वो -0.4 है तो A से A+2 क्या हो जाएगा, उसे हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास A से A+2 का आ गया, A+ से A+2 का A आ गया। इसका मतलब कि हमारे पास A से A+ निकालना है, A+ से A+2 के लिए हमारे पास ई सेल है, और A से A+2 के लिए भी हमारे पास ई सेल है। तो चलिए इस फॉर्मूले में हम बैठाते हैं, हमारे पास ई नॉट सेल 3, इसका मतलब A से A+2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.4 है,
और फिर है हमारे पास ई नॉट सेल 1, यानी कि ए से ए प्लस के लिए हमारे पास कितनी है वो हमें पता नहीं है, तो हम उसे ई लिख देते हैं। और फिर फर्स्ट ए प्लस से ए प्लस टू, ए प्लस से ए प्लस टू के हमारे पास कितनी है 0.2 है, तो इसे हम बैठा देंगे 0.2। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, 4 × 3 1.2 हो गया इक्वल्स टू ई प्लस 0.2। इसका मतलब ई की वैल्यू कितनी आ गई 1 वोल्ट आ गई। देखा, इसी तरह से हम कैसे क्या निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास 2 रिएक्शंस की दी हुई है तो हम थर्ड रिएक्शन की रिडक्शन पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। आसान था ना, सिर्फ गिब्स एनर्जी को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर करके हम निकाल सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है 2a प्लस से a प्लस a प्लस 2 की हमें ई नॉट सेल निकालनी है। तो हम जानते हैं कि ई नॉट सेल हम कैसे निकाल सकते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यहाँ पे कैथोड में भी a प्लस है और एनोड में भी a प्लस ही है, क्योंकि इसी का ऑक्सीडेशन और इसी का रिडक्शन हो रहा है। तो हम देख सकते हैं इस रिएक्शन में एनोड पे क्या होगा, a से a प्लस 2 होगा और कैथोड पे a प्लस से a होगा। हमें ई नॉट सेल निकालना है, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करेंगे। ई नॉट कैथोड अभी अभी हमने देखा था a प्लस से a, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या निकाला था, a प्लस से a प्लस से a के लिए हमने निकाला था, कितना निकाला था 1 वोल्ट निकाला था। और a से a प्लस 2 के लिए हमने अभी अभी देखा था a से a प्लस 2 के लिए 0.4। तो हम क्या करेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यानी कि ई नॉट सेल जो हमारे पास होगा वो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.4 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6 वोल्ट। देखा कितना आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था ना भाई। बस इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं जेई और नीट के टाइम में क्वेश्चंस में। और जो पहले हमने क्वेश्चन बताया था उस पर वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन के चांसेस बहुत कम है, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चंस के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और बहुत बार आए हुए भी है और आते रहते हैं। तो इसे प्रैक्टिस कर लेना, जो होमवर्क दिया मैंने बना लेना। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट टाइम बोला था टाइप्स ऑफ हाफ सेल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी एक्सक्लूसिव जेई के लिए और नीट के लिए सिलेबस का पार्ट है। बस जो फर्स्ट वाला है ये वाला बोर्ड्स में जनरली आते रहता है और बोर्ड्स में भी हम जनरली इसी को यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर हैविंग पेशेंस, कीप रीडिंग एनसीईआरटी, कीप गोइंग विथ ट्रायोस पोटेंशियल। थैंक यू।